हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय सुधीर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 एसएससी जीडी में आए हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? ऑप्शन ए है आगा हसन अमानत, बी है अमीर खुसरो, सी है हरिसेन, डी है चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो एक इतिहासकार थे जिनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है तुगलक नामा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है तुगलक नामा। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तुगलक नामा। ठीक है ना। अगर अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता था, और यह प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी में रचनाएं की थी। यह जो है प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी में रचनाएं की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? ए महासागरी गर्त, बी गहरा समुद्री मैदान, सी महाद्वीपीय ढाल, डी महाद्वीपीय ताक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीपीय ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? ए जीएसटी, बी वैट, सी जीडीपी, डी आईएमआर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी। दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का उपयोग किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मापने या उसका पता लगाने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जीडीपी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन है ए 44, बी 49, सी 40, डी 42। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 44। क्या होगा भाई? 44। ध्यान से सुनना, भारत में केवल गोवा एक राज्य ऐसा है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा एकलौता ऐसा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है। और ध्यान देना, हमारा जो आर्टिकल 44 है यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हमारा अनुच्छेद है कहां से कहां तक है? 36 से लेके 51 तक। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से लेके 51 तक। ठीक है ना। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। पूछा जाता है भारत ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया है? तो भाई कहाँ के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगर ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि आयरलैंड ने किस देश के संविधान से निर्देशक तत्व लिया है, तो आयरलैंड ने लिया है स्पेन से। कहाँ से लिया है भाई? स्पेन से। ठीक है ना। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शनों की, अन्य ऑप्शन है हमारे 49 किससे संबंधित है? 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। तो 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का निर्देश देता है आर्टिकल 49। 40 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी 40 की बात करें तो 40 जो है हमारा ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ग्राम पंचायत से। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। ओके, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन जो 42 है, 42 किससे रिलेटेड है? 42 प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकारों को देता है। 42 प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकारों को देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 44। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन डी, डी है विटामिन 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन 2। दोस्तों, हम लोग विटामिन का
नाम जो है बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। क्या करना है आपको, जितनी भी विटामिन है आप इसी के नीचे लिख दीजिए, ए बी सी डी ई के। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें ए, तो ए के सामने कौन सा अक्षर आ रहा है, रा, यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का क्या होता है, थायमीन। क्या होता है भाई, थायमीन होता है। अगर हम इसी तरीके से विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें तो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल। और इसी तरह के की बात करें तो क्या होता है, फिलाक्यूनोन। क्या होता है भाई, फिलाक्यूनोन। बी के, ध्यान देना यहाँ पे, बी के कुछ अन्य विटामिन होते हैं, अन्य इनके भाग होते हैं, उनको जरा याद रख लीजिएगा। जैसे विटामिन B2 होता है, B2 का आपसे पूछा गया था, तो B2 का होता है राइबोफ्लेविन। इसी तरीके से अगर हम B3 की बात करें तो B3 का होता है निकोटीन निमाइड या फिर नियासिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नियासिन बोल सकते हैं। अगर हम B5 की बात करें तो B5 होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। और अगर हम B6 की बात करें तो B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। B7 को हम विटामिन H भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है, बायोटीन। और इसी तरीके से अगर हम B11 की बात करें तो B11 होता है फार्मिक अम्ल। और B12 की बात करें तो B12 होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है भाई, B2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है संग्रहण, बी है पुनर्चक्रण, सी है हिमीकरण, डी है उबालना। दोस्तों, अधिकांश जो है प्रायः घरों में ज़्यादातर पानी को उबाल कर शुद्ध किया जाता है। किससे किया जाता है, उबाल कर शुद्ध किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, पुनर्चक्रण से जल का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, जल को संरक्षित किया जाता है, ठीक ना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं, ध्यान देना। उबालने से जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है, दूर होती है। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है, कौन सी कठोरता, अस्थायी कठोरता। कौन सी, अस्थायी कठोरता दूर होती है। ध्यान देना, जल को अगर उबालने पे जल की कठोरता अगर दूर हो जाती है तो उसको कहा जाता है अस्थायी कठोरता। क्या कहा जाता है, अस्थायी कठोरता। जल को गर्म करने पे अगर उसकी कठोरता क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो उसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। और यह अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होता है। ध्यान देना, जल की जो अस्थायी कठोरता होता है वह बुझा हुआ चूना या दूधिया डालने पर भी दूर किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अस्थायी कठोरता की, जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, ध्यान देना, जल को अगर उबालने पे जल की कठोरता ना दूर हो, जल की कठोरता ना दूर हो, तो उससे बोला जाता है अस्थायी कठोरता। क्या कहा जाता है, अस्थायी कठोरता, ठीक ना। और यह अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से होती है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के जो लवण होते हैं, घुले होते हैं, उनके कारण होती है, ठीक ना। तो ज़्यादातर अभी वर्तमान समय में जो जल की कठोरता दूर की जाती है वो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से। किससे किया जाता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर से। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता रहता है अक्सर आपसे, ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है राष्ट्रपति, सी है गृह मंत्री और डी है प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। याद रखना,
राष्ट्रीय प्रबंधन आपदा प्रबंधन एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत, इसका गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर, कब? 27 सितंबर 2006 को किया गया था। 2006 को किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, 1 जून 2016, 1 जून 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भी शुरू की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 1 जून 2016 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? ऑप्शन है ए 20%, बी 10%, सी 25% और डी है 15%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए 20%। याद रखना, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेके एक संधि हुई थी। सिंधु नदी को लेके एक संधि हुई थी और यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। किसकी मध्यस्थता में, किसकी देखरेख में? विश्व बैंक की देखरेख में हुई थी। ठीक ना। तो इस जल संधि में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पे सिग्नेचर किया था, इस संधि पे हस्ताक्षर किया था। यह संधि पाकिस्तान के कराची में हुई थी। याद रखना, कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के कराची में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। कब? 19 सितंबर 1960 को। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, याद रखना, इस संधि के तहत, इस जल संधि के तहत यह निर्धारित किया गया, यह तय किया गया कि भारत को सिंधु नदी का 20% पानी दिया जाएगा। ठीक ना। और यह भी इसमें तय हुआ था, ध्यान देना, इसी संधि के तहत रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों नदियों के जल पर किसका नियंत्रण होगा? भारत का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? भारत का। और झेलम, चिनाब और सिंधु, इस नदियों के जल पर किसका नियंत्रण होगा? पाकिस्तान का होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो 19 सितंबर 1960 को। किसके बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के कराची में हुई थी। हस्ताक्षर किसने किया था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान। और इस संधि के तहत रावी, ब्यास और सतलज के नदी के पानी पर किसका नियंत्रण है? भारत के। और झेलम, चिनाब, सिंधु के जल पर किसका नियंत्रण है? पाकिस्तान पे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? ए है कुचिपुड़ी, बी है मणिपुरी, सी है बुरा कथा, डी है उड़ीसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुरा कथा। ठीक है ना। कौन सा आंसर? बुरा कथा। याद रखना, हमारे भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, अब ध्यान से सुनिएगा, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, सत्रिया
और मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात करें तो कथकली केरल का है। और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से है। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है। सत्रिया का संबंध असम से है। और मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? केरल से है। किससे है? केरल से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ओके। अगर हम बात करें बुरा कथा की, तो बुरा कथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक नृत्य है। क्या है? एक नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बुरा कथा, जो एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1921। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1918। ध्यान देना, गुजरात के अहमदाबाद में मिलों के मालिक और श्रमिकों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर एक विवाद हुआ था। किसको लेकर? प्लेग बोनस को लेकर। ठीक ना। क्या हुआ था? फैक्ट्री में प्लेग नाम की जो है बीमारी फैल गई थी, जिससे मजदूर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे और उससे बहुत मजदूरों की मृत्यु भी हो रही थी। तो इसी को लेके मिल मालिकों ने 35% बोनस देने का प्रावधान किया था श्रमिकों को। 35% बोनस देने का प्रावधान किया था और बाद में मालिकों ने इस प्रावधान को वापस ले लिया। क्या ले लिया? वापस ले लिया। जिनके श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच में क्या हुआ? एक आंदोलन हुआ। क्या हुआ? एक आंदोलन। और इस आंदोलन में गांधी जी ने श्रमिकों का क्या किया था? साथ दिया था। तो गांधी जी और मिल श्रमिकों ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया। कब? 1918 में। किसके खिलाफ में? अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ में। ठीक है ना दोस्तों, यदि हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको अन्य किस टॉपिकों पे वीडियो चाहिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।